हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोजिनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो दिस इज अनदर लेक्चर ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इससे पहले वाली क्लासेस में आप ऑलरेडी फार्माकोविजिलेंस के यूनिट 4 एंड 5 के लेक्चर देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम फार्माकोजिनोमिक्स के जो एडवर्स रिएक्शन वाला चैप्टर है वो देखने वाले हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के एंड में 5 MCQ मैं देता हूँ। उन MCQ के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन रेज इन अवर माइंड कि फार्माकोजिनोमिक्स है क्या। सो फार्माकोजिनोमिक्स क्या है? बेसिकली फार्माकोजिनोमिक्स इज एन एरिया ऑफ रिसर्च that address the genetically determined variation in individuals, that how individual respond to specific drugs in terms of differences in dose requirement, second risk of adverse drug reactions, and the third one is efficacy. क्लियर? तो फार्माकोजिनोमिक्स क्या एरिया है? ये एक ऐसा रिसर्च का एरिया जिसमें कि हम जेनेटिकल वेरिएशंस को देखते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे कि ये हमारे पास में इंडिविजुअल पर्सन है 1 2 3 4 5 6, तो हर एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होगा। तो हर एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक ड्रग के अगेंस्ट में अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। तो वो उसका जो रेस्पॉन्स होगा उसके लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए डोज की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो प्रोड्यूस करती है ड्रग वो डिफरेंट होगा एंड इफिकेसी डिफरेंट होगी। तो यही इन्हीं सबको मेजर करने के लिए फार्माकोजिनोमिक्स का एरिया डिराइव किया गया है। बेसिकली फार्माकोजिनोमिक्स इज आल्सो कंसर्न्ड विद वेरिएबिलिटी इन द डीएनए एंड जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। सो फार्माकोजिनोमिक्स जो है बेसिकली डीएनए की वेरिएबिलिटी, अगर डीएनए में वेरिएबिलिटी होगी तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी अलग अलग होंगे। तो बेसिकली जो है हम सभी जानते हैं कि हर एक पर्सन का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है, इसीलिए जीन एक्सप्रेशन अलग अलग होगी। तो ये इन दोनों पर ही बेस कर रहा है। एंड इन लाइन विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फंक्शनल जीनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजीनोमिक्स बोथ आर इंटरचेंजेबली। फार्माकोजेनेटिक्स भी कहीं कहीं वर्ड यूज किया जाता है, फार्माकोजीनोमिक्स भी वर्ड यूज किया जाता है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को ही हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आप फार्माकोजेनेटिक्स भी आपको मिलेगा और ज्यादातर बुक में आपको फार्माकोजीनोमिक्स मिलेगा। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। जैसे जैसे फार्माकोजीनोमिक्स जो है बढ़ती गई और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होता गया, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, pharmacogenomics has been touted as a field with greatest clinical potential to radically improve patient care through the implementation of personalized medicines. क्लियर? तो जैसे जैसे ह्यूमन जीनोम अगर प्रोजेक्ट पूरा हो गया हमारा, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा होने से क्या हुआ, फार्माकोजिनोमिक्स का एरिया के अंदर काफी ज्यादा जो पोटेंशियल था वो क्यों था? क्योंकि उससे जो है पेशेंट थेरेपी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और इससे क्या हुआ कि पेशेंट केयर जो हम एक जनरल पॉपुलेशन के लिए देते थे अब क्या हो गई, वो पर्सनलाइज्ड हो गई। अगर फार्माकोजिनोमिक्स की अप्रोच को यूज़ किया जाता है तो हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे सकते हैं, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हो। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स बेस्ड अप्रोचेस? अगर हम फार्माकोजिनोमिक्स बेस्ड अप्रोचेस यूज करें तो उसके बेनिफिट क्या क्या हैं? So the first one is it maximize therapeutic benefit, clear, and second one is avoid ADR। जितने भी ADR हैं उन सबको क्या कर रहा है ये try to avoid these ADR। Then it also save money by improving the cost effectiveness of healthcare delivery। अगर ADR कम होंगे तो पेशेंट बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, अगर पेशेंट बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं होगा तो पेशेंट की मनी सेव होगी। And it has the ability to prescribe drug only to individuals identify as a responder who significantly reduce wasted medical cost। तो यहाँ पर क्या होगा,
फार्माकोजिनोमिक्स की वजह से हम क्या करेंगे, जो पर्सन जो ड्रग हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं अगर उसके रेस्पॉन्डर हुए, रेस्पॉन्डर का मतलब कि जब हमने ड्रग दी उस पर्सन के अंदर उसका इफेक्ट आ गया तो हम उसको रेस्पॉन्डर बोल रहे हैं। नॉन रेस्पॉन्डर कौन होंगे, जिनको हमने ड्रग दी और उनके अंदर इफेक्ट नहीं आया उस ड्रग का, तो वो नॉन रेस्पॉन्डर हो गए। तो यहाँ हम ड्रग देने के बाद उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे एज ए रेस्पॉन्डर। तो यहाँ उससे क्या होगा कि हमारी जो मेडिकल कॉस्ट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? By not prescribing drugs to those genetically at a risk of ADR, the cost associated with caring for patient with untoward drug toxicity could be eliminated। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेस्पॉन्डर नहीं है, ठीक है, उनको अगर हम ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे तो उनकी जो ADR की रिस्क है वो कम हो जाएगी। अगर ADR की रिस्क जो कम हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इससे ADR और टॉक्सिसिटी का एलिमिनेशन होने का बेनिफिट हो रहा है। नाउ देखिए यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास में अलग अलग इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नंबर 1, इंडिविजुअल नंबर 2 एंड 3। तीनों ही इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। अगर सपोज करिए ये आई ब्लिंकिंग करते हैं, नंबर 1 की आई ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 की आई ब्लिंकिंग कम है और नंबर 3 की आई ब्लिंकिंग बहुत ही कम है। तो अगर ये सपोज करिए इन तीनों को एक सेम डिजीज होती है तो इन सेम डिजीज के लिए अगर हमें फार्माकोजिनोमिक्स नहीं पता है तो हम उनको सेम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। बट अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग कलर से शो किया हुआ है, तीनों के जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। तो इनकी जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों का कलर आप देखिए वो अलग दिया है। इसका मतलब हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम समझते हैं कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑल पेशेंट विद द सेम डायग्नोसिस, यहाँ पर जितने भी पेशेंट है सेम डायग्नोसिस है। अलग अलग कलर में आपको पेशेंट नजर आ रहे होंगे, ये हमारे पास ऑरेंज कलर में है, ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में। पेशेंट अलग अलग है बट इनका डायग्नोसिस जो है सेम हुआ है, मतलब कि सेम डिजीज है। अब क्या होता है उसको देखते हैं। नॉन रेस्पॉन्डर्स एंड टॉक्सिक रेस्पॉन्डर्स। नॉन रेस्पॉन्डर मतलब जिनको की जो है ड्रग का इफेक्ट नहीं आया और कुछ ऐसे हैं जिनको की ड्रग की टॉक्सिसिटी आई है, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, तो दे आर ट्रीट विद अल्टरनेटिव ड्रग और डोजेस। तो उनको हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देंगे, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो नहीं देंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम देखते हैं कि जो लोग रेस्पॉन्डर हैं एंड पेशेंट नॉट प्रीडिस्पोज टू टॉक्सिसिटी, मतलब ये सारे जो ग्रीन कलर वाले पेशेंट हैं इनमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं आई, हमने जो ड्रग दी, और इन पेशेंट के ऊपर इफिकेसी भी आई, मतलब इन्होंने रेस्पॉन्ड भी किया, इन पर ड्रग का इफेक्ट भी आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेस्पॉन्डर हो गए और इनमें टॉक्सिसिटी भी नहीं आई। तो इनमें क्या किया जाएगा, ट्रीट विथ कन्वेंशनल ड्रग और डोज। तो जो भी हम इनको जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया कि जिनको जो नॉन रेस्पॉन्डर थे, जो टॉक्सिक में जिनके इफेक्ट आ रहे थे उनको हम अल्टरनेटिव डोज दे रहे हैं और जो रेस्पॉन्डर थे उनको हम कन्वेंशनल डोज दे रहे हैं। तो आप समझिए फार्माकोजिनोमिक्स की वजह से हमें कितना फायदा हो रहा है। नाउ ADR आर द मेजर क्लिनिकल problem that account for 6.7% of all hospitalization। जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है हॉस्पिटल के अंदर उसमें से 6.7% तो ADR की वजह से। ये US की स्टडी, यूनाइटेड स्टेट की स्टडी का डाटा है। क्लियर? एंड रैंक बिटवीन 4th and 6th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन पेशेंट डेथ इन वेस्टर्न कंट्री। जितने भी वेस्टर्न कंट्री में जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं उनमें 4th से लेकर हम 6th पोजीशन हम कह सकते हैं कि जो डेथ होने का, इन पेशेंट हॉस्पिटल की जो डेथ होने का मेजर कारण है उसमें उसके अंदर ADR जो है एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पर देखिए इट पॉजिंग चैलेंज टू द हेल्थ केयर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बोथ पेशेंट वेलबींग एंड मेडिकल कॉस्ट। तो यहाँ पर मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ रही है और पेशेंट की वेलबींग भी अफेक्ट हो रही है। तो दोनों ही चीजें जो है काफी ज्यादा पेशेंट के लिए जो है हार्मफुल है। तो फार्माकोजिनोमिक्स अप्रोच का यूज करेंगे तो इन दोनों में ही बेनिफिट होगा। Now from 1990 to 2012 there have been 43 drugs withdrawn from the market due to the severe adverse event। यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, ग्राफ में हम शो कर रहे हैं 1994 से लेकर 2015 तक का हमारे पास में डाटा है। तो यहाँ पर विड्रॉवल फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस रीजन एंड विड्रॉवल नोटिस।
तो जो ड्रग ग्रीन में है वो उनको तो विड्रॉ कर लिया गया और कुछ को विड्रॉवल नोटिस मिला। तो यहाँ पर देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा नोटिस इश्यू है और कितने ड्रग का विड्रॉन हुआ। क्लियर। तो आप देख ही सकते हैं कि ADR जो है कितना बड़ा कारण है ड्रग के विड्रॉ होने में। फर्दर क्या हुआ, देयर वाज अ साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी की और वो उस स्टडी का नाम दिया जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, GWAS। ओके, सो इस स्टडी से क्या हुआ, इस स्टडी ने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन दिए एंड इट हैव ग्रेटली एडवांस द डिस्कवरीज। तो इस स्टडी से क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे जेनेटिकली इंफॉर्मेशन स्टडी के थ्रू हमें मिली, तो इसने जो डिस्कवरी प्रोसेस था और जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया। उस एडवांसमेंट होने की वजह से क्या हुआ, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई जीन एसोसिएटेड विद इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वेरियस पेशेंट्स, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ड्रग रेस्पॉन्स, ओके, एज वेल एज स्पेशली gene that predispose individual to ADR and to a lesser extent gene responsible for drug efficacy। हमें इन तीन चीजों का काफी हद तक पता लगा कि ड्रग का रेस्पॉन्स क्या है और स्पेसिफिक जीन्स के बारे में पता चला जो कि ADR को जो है प्रीडिस्पोज करा रहे हैं, और उन जीन के बारे में भी पता लगा जो कि ड्रग की इफिकेसी के लिए जिम्मेदार है। तो इन तीनों चीजों का पता लगने से काफी ज्यादा हमें फायदा हुआ है। Based on these discoveries, FDA, US FDA, Food and Drug Administration released a list of valid genomic biomarker for clinical guidance can be found on the FDA website। तो ये सारी GWAS के अंदर जो स्टडीज हुई, उन्हीं स्टडीज की डिस्कवरी के बेस पर FDA ने एक लिस्ट जो है रिलीज करी है जीनोमिक बायोमार्कर्स की, जो कि FDA की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो उसमें उन्होंने एटलीस्ट 100 अप्रूव ड्रग के लिए लेबलिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसको रीलेबल किया है ताकि उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जा सके। क्लियर। दे रिलीज अ टेबल ऑफ फार्माकोजिनोमिक्स बायोमार्कर इन ड्रग टेबल्स। उसी टेबल को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये FDA की वेबसाइट से ही मैंने लिया है, फार्माकोजिनोमिक्स बायोमार्कर इन ड्रग लेबलिंग। तो इस तरह से काफी बड़ी लिस्ट है, तो मैंने कुछ ही जो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों के लिए यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अबाकाविर ड्रग है, उसका थेरापेटिक एरिया इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, बायोमार्कर क्या हो गया HLA, अभी हम पढ़ने वाले हैं HLA क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और लेबलिंग सेक्शन तो उसके लिए बॉक्स वार्निंग जो थी वो चेंज की गई है, डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग एंड प्रिकॉशन, इन सबको चेंज किया गया। इसी तरह से आप सारी लिस्ट को देख सकते हैं, उससे आप लोगों को बायोमार्कर का पता लग जाएगा। ये बायोमार्कर काफी हेल्पफुल है ताकि इन्हीं बायोमार्कर के बेस में हम पेशेंट का टेस्ट कर सकते हैं, बायोमार्कर टेस्ट, और फिर उससे जो है उसका इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज अबाउट द फार्माकोजिनोमिक्स मशीनरी। तो देखिए फार्माकोजिनोमिक्स मशीनरी क्या है, बेसिकली कौन कौन से जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग की इफिकेसी के लिए, ड्रग के ADR के लिए। तो उन सभी जीन्स को हम किसके अंदर लाते हैं, फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर। सो बेसिकली व्हाट इज फार्माकोजिनोमिक्स मशीनरी? It is genetically determined variation affecting inter-individual responses to drug can be grouped into two groups in a broad sense। तो बेसिकली यहाँ पर जो फार्माकोजिनोमिक्स मशीनरी के अंदर क्या हो रहा है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अलग अलग हैं। तो उनको हम दो ग्रुप में हमने यहाँ पर ब्रॉड सेंस में डिवाइड किया है। वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। तो हमारी ये फर्स्ट हमारे पास में आ गया फार्माकोजिनोमिक्स मशीनरी। इनके दो ग्रुप हो गए, फर्स्ट वन हो गया जर्म लाइन जेनेटिक वेरिएशन एंड सेकेंड हो गया सोमेटिक म्यूटेशन। ओके, एंड जर्म लाइन जेनेटिक वेरिएशन को फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैथोजेनिक जीन, ड्रग मेटाबोलाइजिंग जीन, ड्रग टारगेट जीन एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एंड ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन। सोमेटिक म्यूटेशंस के अंदर जितने भी जो ट्यूमर्स हैं, आपका कैंसर है, उससे रिलेटेड जो म्यूटेशन और जीन आएंगे वो सोमेटिक म्यूटेशंस के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम 1 बाय 1 इस जीनोमिक मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे कि पैथोजेनिक जीन किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग जीन, ड्रग टारगेट जीन और ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन किस तरह से फार्माकोजिनोमिक्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पैथोजेनिक gene. So basically what is pathogenic gene? These genes are those
whose dysfunction is directly responsible for particular disease phenotype। तो यहाँ पर ये जो भी जीन आइडेंटिफाई होगा वो जीन के अंदर डिसफंक्शन होने से वो किसी न किसी एक डिजीज को होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो उस डिजीज का फिनोटाइप से रिलेशन रखता है। ओवर 3000 जीन आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, ओके, एंड they are different category of pathogenic genes associated with pharmacoepigenetics can be distinguished into three part. The first one is gene encoding component of epigenetic machinery with mutation that cause an epigenetic Mendelian disorder। फर्स्ट वन क्या हो गया इसमें, देखिए फर्स्ट वन को हमने किस कैटेगरी में डाला गया है कि ऐसे डिसऑर्डर जो किस वजह से होते हैं, एपिजेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, और पर्टिकुलरली वो किस में होंगे, वो एपिजेनेटिक जीन मशीनरी जिनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा एपिजेनेटिक मेंडेलियन डिसऑर्डर से उनके अंदर म्यूटेशन होने से रिलेटेड हो गया। सेकेंड हो गया म्यूटेंट जीन विद एबनॉर्मल एक्सप्रेशन लीडिंग टू स्पेसिफिक पैथोजेनिक इवेंट, एंड द थर्ड वन हो गया अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ डिफेक्टिव जीन। तो थर्ड में हमने दोनों को ही कंबाइन कर लिया। तो इस तरह से पैथोजेनिक जीन हो गए वो डायरेक्टली डिजीज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो ड्रग के इफेक्ट को लेकर पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया पैथोजेनिक जीन जो कि डायरेक्ट डिजीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोजेनोमिक्स मशीनरी में, वो हम पढ़ रहे हैं ड्रग के टारगेट, ड्रग की मेटाबॉलिज्म और ड्रग के ट्रांसपोर्टर के बारे में, जो कि बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड है। नाउ सेकंड वन इज ड्रग मेटाबोलाइजिंग जीन। Clear? So what is drug metabolizing gene? They are playing essential role in biotransformation। तो आपने देखा ही होगा कि जो फार्माकोकाइनेटिक है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली बायोट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत सारे एंजाइम्स पर डिपेंड करता है, और वो उन एंजाइम के लिए कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि काफ़ी सारी ड्रग्स जो है साइटोक्रोम के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, काफ़ी सारी ड्रग किसी और एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। तो वही सारे एंजाइम का काफ़ी बड़ा रोल है। सो दीज इंक्लूड जीन एनकोडिंग फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस एंजाइम, एंड लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, here 58% is responsible for cytochrome 2d6 and rest of the thing 24% by cytochrome 2c19, and the rest of things are cytochrome 2c9, 1a2 and tpmtn UGT1a1। ओके, तो ये सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग की मेटाबोलाइज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अलग अलग फैमिली हो गई, साइटोक्रोम्स की फैमिली हो गई, साइटोक्रोम क्लस्टर्स की फैमिली हो गई, अदर देन साइटोक्रोम्स। तो ये ऐसे काफ़ी सारे जो एंजाइम है जो कि ड्रग के मेटाबोलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ ड्रग होती हैं जो इनकी इंड्यूसर होती हैं और कुछ ड्रग होती हैं जो इनकी इनहिबिटर होती है। इंड्यूसर और इनहिबिटर दोनों तरह की ड्रग होने पर ड्रग के मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर चेंज होगा तो ड्रग का एक्शन चेंज हो जाएगा, ड्रग का इफेक्ट चेंज, ड्रग की इफिकेसी चेंज हो जाएगी, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ टॉक्सिसिटी। दैट्स व्हाई ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल ऑफ फेज 1 रिएक्शन के अंदर साइटोक्रोम 2b6 हो गया। अब अगर यहाँ पर जैसे हमने ड्रग नेविरापिन दी, तो अगर ये साइटोक्रोम 2b6 की सबस्ट्रेट है तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन रैशेस। ओके, सिमिलरली फेज सेकेंड ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है, तो यहाँ पर NAT2 है, UGT एंजाइम्स हैं, तो ये ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी, DILI मीन्स ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। तो यहाँ पर अलग अलग हमारी ड्रग्स हैं, आइसोनियाजाइड, टॉलकेपोन, डाइक्लोफिनेक एंड वेरियस ड्रग। तो ये सब जो है किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर रही है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रही है। DILI मीन्स ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। आई एम जस्ट शोइंग यू द वेरियस जीन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आप देखिए ये जीन्स हो गया, फिर नेम हो गया कौन सी रिएक्शन है, देन डिजीज लोकस, और ये ग्रुप नंबर दिए हुए हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा कुछ आपको सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है और याद भी नहीं रखना है। जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये स्लाइड शो की है ताकि आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसको ज़रूरी नहीं कि आप याद रखें, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो जीन है वो जो है ड्रग मेटाबोलाइजिंग जीन है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये साइटोक्रोम की हमारी फैमिली हो गई। इसके अलावा साइटोक्रोम के अलावा जैसे अमाइन ऑक्सीडेज हो गया, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज,
कार्बोनिल रिडक्टेज, साइटिडीन डीएमिनेज। तो इस तरह से अलग अलग हमारे फेज 1 मेटाबॉलिक जीन हो गए। देन फर्दर ये और सारे एस्टरेजेस, एपोक्साइड्स, फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्सिडेज सिंथेटेज। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हो गए। फर्दर एक और लिस्ट आती है, तो इसको आप सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं फेज 2 मेटाबोलिज्म जीन्स। तो फेज 2 के लिए जो है यूजीटी हो गया, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं फेज 1 और फेज 2 में, उन्हीं से रिलेटेड एंजाइम्स हैं और उन्हीं से रिलेटेड जीन्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ड्रग्स जो हैं 2D6 से रिलेटेड ड्रग हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसी तरह से साइटोक्रोम 2D6 इनहिबिटर है। अब यहाँ पर इनहिबिटर में स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर हो गए, मॉडरेट इनहिबिटर हो गए और वीक इनहिबिटर हो गए। क्लियर। और साइटोक्रोम 2D6 इंड्यूसर, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये। तो इतनी सारी ड्रग हम देख रहे हैं कि कितनी सारी ड्रग्स साइटोक्रोम के थ्रू मेटाबोलाइज्ड हो रही है ओनली 2D6 के अंदर, जहाँ की जिसपे भी मैंने आपको बताया था कि 58% जो ड्रग है वो साइटोक्रोम 2D6 के थ्रू मेटाबोलाइज हो रही है। क्लियर। तो ये कितना इफेक्ट करेगी, सब मोस्टली ड्रग जो है हमारी आ ही गई इसमें ना। अब यहाँ पर देखिए एंजाइम इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें वो एंजाइम ही डिफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। ये एग्जाम्पल आपने फार्माकोलॉजी के अंदर, जनरल फार्माकोलॉजी जो पढ़ी होगी वहां पर भी पढ़े होंगे और रेगुलरली आप लोगों के अलग अलग चैप्टर्स हैं उसमें आए होंगे, तो उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, डाइहाइड्रोपायरिमिडीन डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, डीपीडी डिफिशियंसी, एंड द सेकंड वन इज G6PD डिफिशियंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी। अब देखिए क्या होता है, अ डिक्रीज इन डीपीडी एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड कैपिसाइटाबिन। दोनों ही जो ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल और कैपिसाइटाबिन जो है एंटी कैंसर ड्रग है। अगर हम ये दोनों ड्रग दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर पेशेंट डीपीडी डेफिशिएंसी है उसके अंदर, तो यहाँ पर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो इन दोनों ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। देयरफॉर दीज ड्रग शुड नॉट बी यूज इन डीपीडी डिफिशिएंट पेशेंट। क्लियर एवरीवन। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, G6PD डिफिशियंसी अगर किसी पेशेंट को है, तो G6 डिफिशियंसी कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ ड्रग लाइक क्लोरोक्वीन, डेप्सोन और रेसबुरिकेस। सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। क्लियर एवरीवन। तो इस तरह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो अगर हम इन पेशेंट का पहले से ही पता लगा लें कि पेशेंट के अंदर G6PD डिफिशियंसी है या डीपीडी डिफिशियंसी है, तो इस तरह के एडवर्स इवेंट नहीं होंगे। और इनका पता कैसे लगेगा, इनका पता लगेगा फार्माकोजीनोमिक्स बेस्ड टेस्ट से। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन्स। ओके, ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन्स आर बेसिकली phase 3 transporter are expressed in many tissue such as liver, intestine, kidney, brain and play crucial role in drug absorption, distribution and excretion। तो जो ड्रग ट्रांसपोर्टर है वो बेसिकली ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक्सक्रीशन में मदद होगी। जैसे आपने ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन में ग्लूट ट्रांसपोर्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ ट्रांसपोर्टर जीन है। अब यहाँ मैं ट्रांसपोर्टर जीन का एग्जांपल दूंगा तो उससे आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है इसमें, दे आर अलॉन्ग विद phase 1 and phase 2 enzyme induction, pre-treatment with several kind of inducer has been shown to alter expression of phase 3 ट्रांसपोर्टर एंड द एक्सक्रीशन ऑफ xenobiotics। तो यहाँ पर जब phase 1 और phase 2 एंजाइम का जब इंडक्शन हो रहा है और साथ ही साथ में बहुत अलग अलग तरह की ड्रग्स है हम ले रहे हैं, और अगर वो इंड्यूसर्स हैं तो वो क्या कर देंगे, दे विल शो अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ phase 3 ट्रांसपोर्टर। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, phase 3 के ट्रांसपोर्टर में चेंज आएगा एंड द एक्सक्रीशन ऑफ xenobiotics भी डिफर कर जाएगा। जो भी ड्रग, xenobiotics क्या है, ड्रग्स हैं, ठीक है। तो जो बाहर से ली जाती हैं, जो एक्सोजीनस ली जाती हैं, एक्सोजीनस सब्सटेंस, उसको हम xenobiotics बोलते हैं। तो उनका एक्सक्रीशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, विच इम्प्लाई दैट phase 3 ट्रांसपोर्टर में आल्सो बी सिमिलरली रेगुलेटेड इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। क्लियर एवरीवन। नाउ जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया, इफ्लक्स पंप ऑफ ABC, ATP बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर फैमिली आर आल्सो सब्जेक्टेड टू miRNA मीडिएटेड जीन रेगुलेशन। तो ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए,
कौन कौन से हमारे ड्रग ट्रांसपोर्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं और उनकी वजह से क्या क्या एडवर्स इवेंट हो रहे हैं। जैसे ड्रग ट्रांसपोर्टर हो गए, SLCO1B1 जीन हो गया, ABCB11 है जीन, और इनकी रिएक्शन क्या हो गई, मायोपैथी हो गई, और इसके अलावा ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी हो गया। अब अलग अलग ड्रग जो है वो ये कॉज कर सकते हैं, सिम्वास्टेटिन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, क्लियर। तो इस तरह से जो है ड्रग्स जो है क्या एडवर्स इवेंट इंड्यूस कर सकती है ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन के अंदर चेंजेस करने से। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन, और इन सभी ये लिस्ट है एक ड्रग ट्रांसपोर्टर जीन की, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रग टारगेट जीन एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या है। HLA सिस्टम हैज बीन अ मेजर फोकस ऑन टाइप B ADR। देखिए एडवर्स रिएक्शन में आपको ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूँ, उसका क्लासिफिकेशन आप प्लेलिस्ट में जाके फार्माकोविजिलेंस की प्लेलिस्ट भी दे सकते हैं और एडवर्स ड्रग रिएक्शन चैप्टर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें हमने क्लासिफिकेशन दिया है, तो उसमें हमने टाइप A टाइप B क्लासिफिकेशन दिया है। तो टाइप B क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली टाइप B आर अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स इवेंट, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स इवेंट है, काफी कम कॉमन होते हैं, मतलब लेस कॉमन हो रहे हैं ये, ठीक है। मोर सीरियस रिक्वायर ड्रग विड्रॉवल एंड इंक्लूड हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक रिएक्शन और आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शन, क्लियर। सो दे इंक्लूड स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस टैन और हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम HSS एंड ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी DILI। सो HJS, टैन, HSS एंड DILI। सो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी जो है काफी सारे, अगर इसके अंदर चेंजेस आएंगे ड्रग्स की देने की वजह से, तो ये भी काफी सारे एडवर्स इवेंट कॉज करेगा। उन्हीं के एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारी काफी बड़ी लिस्ट है, और यहाँ HLA एलील हमने दिए हुए हैं। HLA एलील जो जीन है उसके अलग अलग जो है पार्ट हैं, और उन अलग अलग पार्ट के अंदर वेरिएशंस के अंदर जो है म्यूटेशन या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारी ड्रग है जो इसमें ऐसा कॉज करती है कि जैसे अबाकाविर तो ये HLA B5701 के अंदर चेंज कॉज करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, HSS जो है ADR हो जाएगा। पर्टिकुलरली हो किस में रहा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो हैं उनके अंदर ऐसा जो है HLA के अंदर म्यूटेशन कॉज कर देती है अबाकाविर। तो पर्टिकुलरली हमारा जेनेटिक्स सभी के अंदर नहीं करेगी, बट इथेनिसिटी जो स्पेसिफिक है उनके अंदर ऐसा कर रही है। तो ये इस तरह से जो एलोप्यूरिनॉल हो गया, अमाइनो पेनिसिलिन, तो ये एक जो काफी बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप देखिए और यहाँ पर इथेनिसिटी देखिए। इथेनिसिटी पर्टिकुलरली जो ADR हम ये शो कर रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सल्फामिथोक्साजोल है, तो सल्फामिथोक्साजोल जो यूरोपियन पॉपुलेशन में HS स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम का कॉज कर रही है, पर्टिकुलरली HLA रिएक्शन के थ्रू, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली यूरोपियन पॉपुलेशन में ही करेगी, और दूसरी पॉपुलेशन में चांसेस कम है, पर्टिकुलरली HLA की वजह से, क्लियर। तो अगर हमारा जेनेटिक मेकअप, ह्यूमन का जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ, तो अलग अलग ड्रग जो है अलग अलग रेस्पॉन्ड करेगी, जैसे कि HLA की वजह से जो अलग अलग रेस्पॉन्ड कर रही। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ फार्माकोजीनोमिक्स एंड पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ ड्रग टारगेट जीन्स एंड HLA। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म को समझिए। पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, एंड पॉलीमॉर्फिज्म इज रिलेवेंट टू इनेट इम्यूनिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जीन स्टडी हैव रिपोर्टेड दैट साइटोकाइन पॉलीमॉर्फिज्म that may be contribute to inflammatory and innate immune response are predictors of DILI means drug induced liver injury। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में साइटोकाइंस हैं, IL-4, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10, और इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ पर आपको नहीं समझा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को पता होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और अलग अलग ड्रग हैं। तो इन अलग अलग ड्रग की वजह से इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी में पर्सन के पॉलीमॉर्फिज्म होने से चेंजेस आ जाएंगे। तो ये पर्टिकुलरली ड्रग के अगेंस्ट में पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, तो उस वजह से जो है ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी हो रही है। पॉलीमॉर्फिज्म प्रिडिक्टिंग कार्डियोटॉक्सिसिटी रिएक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म से भी जो है हम कार्डियोटॉक्सिसिटी रिएक्शंस का पता लगा सकते हैं। तो जनरली GWA स्टडीज ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग QT लेंथ इन पॉपुलेशन हैव आइडेंटिफाइड। सो GWA स्टडी ने क्या है, जो QT प्रोलोंगेशन, जो हमारी ECG होता है उसके अंदर जो PQRST के अंदर QT इंटरवल है, अगर QT इंटरवल की लेंथ अगर हमारी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा,
उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म। अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट SNP इन वेरियस जीन इंक्लूडिंग अ नाइट्रेट ऑक्साइड सिंथेटेज 1 रेगुलेटर जिसको कि NOS1 AP बोला जाता है, एंड अ रेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल जीन्स इंक्लूडिंग SCN5A एंड KCNJ2। इनके थ्रू जो है these factors have also been investigated in candidate gene study on drug induced long QT syndrome, as it is considered likely that similar factor contribute to both congenital long QT and drug induced long QT syndrome। तो इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है QT प्रोलोंगेशन ड्रग इंड्यूस हो रहा है या कॉन्जेनाइटल वजह से हो रहा है। तो QT प्रोलोंगेशन क्योंकि काफ़ी बड़ा एक जो है एडवर्स इवेंट है जिसकी वजह जिसको कि हम कार्डियोटॉक्सिसिटी का मार्कर मानते हैं, तो उस QT प्रोलोंगेशन के साथ ही हम दूसरे मार्कर भी सर्च कर रहे हैं थ्रू जीनोमिक्स। यहाँ पर देखिए क्लिनिकल यूजफुल फार्माकोजेनोमिक्स टेस्ट इन प्रेडिक्टिंग ड्रग एफिकेसी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये स्लाइड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल याद रखने के लिए, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इस टेबल को आप बना भी सकते हैं। जैसे कि अलग अलग बायोमार्कर के जो टेस्ट हैं US FDA ने अप्रूव किए हैं, तो जैसे साइटोक्रोम 2C9 इसके लिए, सेलिकॉक्सिस के लिए ये मार्कर जो है इन्होंने अप्रूव किया है। अब इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि कंसीडर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट एट हाफ द लोएस्ट रिकमेंडेड डोज इन पुअर मेटाबोलाइजर ऑफ साइटोक्रोम 2C9। जो साइटोक्रोम 2C9 के पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं उन लोगों के लिए जो है सेलिकॉक्सिब की जो डोज है वो हाफ रखी गई है, एंड टू अवॉइड द एडवर्स कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इवेंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉक्सिब जो होते हैं COX-2 पर जो एक्ट करने वाली ड्रग्स होती हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और कार्डियोवास्कुलर इवेंट के लिए साइड इफेक्ट कॉज करती हैं। तो अगर पेशेंट का साइटोक्रोम 2C9 का अगर हम बायोमार्कर टेस्ट अगर हम कर लें और हमें पता लग जाए कि जो पेशेंट है वो पुअर मेटाबोलाइजर है साइटोक्रोम 2C9 का, तो उस पेशेंट के अंदर हमें सेलिकॉक्सिब की ड्रग जो है वो हाफ डोज देनी पड़ेगी। इसी तरह से फ्लर्बिप्रोफेन है, तो उसमें भी इसी तरह से किया गया है कि पुअर मेटाबोलाइजर ऑफ साइटोक्रोम 2C9 शुड एडमिनिस्टर विद द कोशन टू अवॉइड एडवर्स कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इवेंट। तो इस टेबल को आप याद रखिए, इस टेबल से आपको अलग अलग ड्रग्स के बारे में पता लगेगा और उस टेस्ट की पर्टिकुलरली क्या जो है एप्लीकेशन है। जैसे DPD और G6PD ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, HLB के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, TPMT और UGTA। तो इन सभी के जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है टेस्ट की वो उसको आप याद रख लीजिए। ये स्लाइड आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर सिम्वास्टेटिन है, तो यहाँ पर जो हमारा बायोमार्कर है वो क्या है, SLCO1B1 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सिम्वास्टेटिन की, ताकि हमारा क्या कर सके, हम मायोपैथी को अवॉइड कर सके। क्लियर। तो जो भी एडवर्स इवेंट है उनको अवॉइड करने के लिए हमें किस तरह से डोज का एडजस्टमेंट करना है वो हमारा फार्माकोजीनोमिक्स हमें बताता है। ना फार्माकोजीनोमिक्स के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं। क्लियर। So the greatest obstacle to the clinical implementation of genetic biomarker test is that, with exception of those listed in the above table, few of them have sufficient sensitivity, specificity and predictive value to be clinically useful as screening tools to predict the drug efficacy and prevent ADR। तो जो अभी मैंने आप लोगों को ये लिस्ट बताई है, इस लिस्ट में तो जो भी बायोमार्कर हैं वो सारे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी प्रूवन है, उनकी सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी और प्रेडिक्टिव वैल्यू है। बट कुछ जो ऐसे हैं उनकी सफिशिएंट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं है। तो उस वजह से जो है हम पूरा अश्योर नहीं हो सकते कि जो हमारा ड्रग का ADR का प्रेडिक्शन है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। द सेकेंड वन इज दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इफिकेसी, एज थस for pharmacogenomics studies on the efficacy of drug used to treat common disease have been disappointing। तो जो स्पेसिफिकली जो ड्रग इफिकेसी को टारगेट में लेकर स्टडीज की जाती है वहाँ पर जो फार्माकोजीनोमिक्स जो है उसका जो बेसिकली जो टेस्ट हम लेके आए हैं वो इतने डिसअपॉइंटिंग हुए हैं अभी तक। तो इस पर फर्दर स्टडीज चल रही हैं। क्लियर। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर particularly?
The pharmacogenomics can play an important role in identifying responders and non-responders. Responder non-responder मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि कौन होते हैं. Responder and non-responder to medications, avoiding ADR and optimizing drug dosing, thus allowing personalized therapy. तो ये कंक्लूजन की जो लाइन है वो आपको सब कुछ बता रही है कि हम किस चीज़ के लिए क्या करने वाले हैं. मतलब हमें साइड इफेक्ट को अवॉइड करना है और ड्रग की डोज ऑप्टिमाइज करनी ताकि हम थेरेपी को पर्सनलाइज कर सकें. तो उसके लिए हमें रेस्पॉन्डर और नॉन रेस्पॉन्डर्स को पहचानना होगा. और रेस्पॉन्डर नॉन रेस्पॉन्डर को हम किसके बेस पे पहचानेंगे? उसको पहचानेंगे फार्माकोजीनोमिक्स के बेस पर. क्लियर एवरीवन? तो जो हमने अभी टेस्ट आपको दिखाए थे वो टेस्ट याद रखिए. ये सारे जो बायोमार्कर की टेस्ट की स्लाइड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. तो यहाँ पर देखिए ये जो सारा मैटर है मैंने कहाँ से लिया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. दीज आर द 3 आर्टिकल्स थ्रू विच आई कलेक्टेड द मटेरियल. ओके, सो वन आर्टिकल इज ऑफ 2019, another one is 2012 and another one is 2013. So these are 3 important articles about the pharmacogenomics. Maybe in near future there may be some updation because ये तो रिसर्च है और रिसर्च में नई नई चीज़ें आती रहती हैं. तो आगे फर्दर कुछ और अपडेशन भी हो सकता है. जो भी मैंने बताया वो करंट 2022 की इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ MCQ दिए हैं तो उन MCQ का डिस्कशन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फार्माकोजेनोमिक्स. फार्माकोजेनोमिक्स की डेफिनेशन मैंने दी है तो यहाँ करेक्ट आंसर आप चूज करिए. देन द सेकंड क्वेश्चन इज बेनिफिट ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स. ओके, तो फार्माकोजेनोमिक्स का जो बेनिफिट है इन A, B, C इन तीनों में से कौन सा है वो आप बताइए. थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया वो फार्माकोजेनोमिक्स मशीनरी के बारे में कि फार्माकोजेनोमिक्स की मशीनरी क्या होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फार्माकोजेनोमिक्स मशीनरी. सो ऑल ऑप्शंस जो है मैंने आप लोगों को दिए हैं उनमें से आप सेलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Then question number 4, which of the following is included in drug metabolizing gene of pharmacogenomic machinery. तो drug metabolizing gene इनमें से कौन सा है वो आप लोगों को बताना है. Then फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अंदर आपको drug transporter gene बताना है. Clear everyone? तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें. साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स के लिंक दिए हैं और रेफरेंस मटेरियल मैंने आप लोगों को दिया है जहाँ से मैंने इन मैटर को कलेक्ट किया है. तो आप उन आर्टिकल पर जा सकते हैं और यहाँ से मटेरियल ले सकते हैं. जय भारत, जय हिंद.